हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जो जीके के प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर 150 प्रश्न में से यहाँ पर जीके के 38 प्रश्न पूछे जाने हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से 76 नंबर आपके 38 यहाँ पर प्रश्नों के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, यदि ये जीके का पोर्शन यदि आपका कमजोर रह जाता है तो आपके ये 76 नंबर यहाँ पर गायब हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जीके का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो यदि आपका जीके कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखिएगा। और चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। चाहे देखिए वो यूपी टेट हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो जिसमें जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और देखिए यहाँ पर हमने 38 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही धमाकेदार प्रश्नों को सभी को देखेंगे। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था, दूसरा दिया गया है आर्य समाज, तीसरा है ब्रह्म समाज और चौथा है अन्य। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के द्वारा कहा गया था कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आर्य समाज है, आर्य समाज से प्रश्न यहां पर आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आर्य समाज इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज हो गया और ब्रह्म समाज, दोनों से यहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए आर्य समाज के बारे में यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी को हम देखेंगे, और देखिए ब्रह्म समाज से भी संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके बाद में देखने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं आर्य समाज से संबंधित कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आर्य समाज की बात कर रहे हैं तो देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा देखिए एक नारा भी दिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इस नारे को आपको याद रखना है। हो सके तो देखिए कॉपी पेन लेकर आप इन सभी पॉइंट को नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी पॉइंट जितने मैं यहां पर आपको बताता जा रहा हूं वो सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद देखिए आर्य समाज की बात की है। यदि आप आर्य समाज की बात करते हैं तो देखिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना बंबई शहर में की गई थी। कहां पर की गई थी? बंबई। देखिए जब 1875 में इसको क्या बंबई बोला जाता था, अभी जो वर्तमान में नाम है वो क्या है? मुंबई। और यदि इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो देखिए इसका जो मुख्यालय था वो कहां पर था? लाहौर में था। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा आर्य समाज से संबंधित। अब देखिए बात आती है ब्रह्म समाज से। जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1928 ईस्वी में। और यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखना है आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए राजा राम मोहन राय की बात की गई है तो देखिए यहां पर इनके द्वारा एक पत्रिका लॉन्च की गई थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक बंगाली में इस पत्रिका को चलाया गया था। और देखिए इस पत्रिका में क्या सती प्रथा का विरोध किया गया था, इसलिए यह पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। देखिए कह रहा है, समझिएगा कि देखिए कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो इनके बीच से होकर बहने वाली नदी का आपको नाम बताना है। तो यहां पर पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है नर्मदा, बी है सिंधु नदी, सी कोसी और डी कह रहा है गोदावरी। तो देखिए जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से नदी होकर बहती है वो कौन सी है? ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अब देखिए जो नर्मदा नदी है यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखिए जितने भी यहां पर आपके ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन को समझेंगे, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो नर्मदा नदी है तो यहां पर नर्मदा और सोन दो नदियों की बात कर रहे हैं हम। यहां पर नर्मदा हो गई और सोन नदी, ये दोनों नदियां मैकाल पहाड़ियां, जो मैकाल पहाड़ियां हैं, मैकाल पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है?
अमरकंटक, अमरकंटक। तो देखिए जो नर्मदा और सोन नदी हैं, दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती हैं, और जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और जो सोन नदी है वो पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो दोनों विपरीत रास्ता में बहती हैं। अब देखिए जो नर्मदा नदी है इसको बोला जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में हम इसको जानते हैं, और इसका कुल प्रवाह स्थल है 1312 किलोमीटर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है वो सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, जिसका प्रवाह स्थल है 1312 किलोमीटर। अब इसके बाद बात आती है कोसी। देखिए जो कोसी नदी है, तो कोसी नदी अपने, देखिए कोसी नदी को यहां पर समझिएगा, एक महत्वपूर्ण यहां से पॉइंट है, बिहार के शोक के रूप में हम जानते हैं इसको, कि कौन सी नदी है जो बिहार का शोक जिसको बोला जाता है वो है कोसी नदी। और सर्वाधिक पथ परिवर्तित करने के लिए, सबसे ज्यादा अपना मार्ग चेंज करने के लिए कौन सी नदी को जानते हैं हम, वो है कोसी नदी, जो सर्वाधिक 7 बार अपना पथ परिवर्तित करती है, पथ क्या करती है, मार्ग को चेंज करती है। वो कौन सी नदी है, कोसी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी की बात करते हैं, तो गोदावरी जो नदी है इसका कुल प्रवाह स्थल है 1465 किलोमीटर, और ये जो आपका दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण की ओर, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी बोली जाती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जानते हैं हम, तो याद रखना है आपको कावेरी नदी को, ठीक है। यदि की आता है, दक्षिण की गंगा पूछता है तो वो है आपकी कावेरी नदी, और पूछता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो वो है गोदावरी नदी, जिसको हम बूढ़ी गंगा और बृहद गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये देखिए आपकी सभी नदियां थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी पॉइंट को यहां पर अच्छे तरीके से आप सुनते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर तीसरा प्रश्न है, देखिए कह रहा आगरा शहर को किसने बसाया था। ऑप्शन ए है यहां पर सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, या फिर शाहजहां के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर पहला आंसर हमारा यहां पर सही हो जाएगा। आगरा शहर को बसाने वाले कौन थे, सिकंदर लोदी, ठीक है। इसके बाद देखिए अकबर की बात करते हैं, तो देखिए अकबर के द्वारा, देखिए बुलंद दरवाजा, अकबर के द्वारा देखिए कुछ यहां पर महत्वपूर्ण यहां पर फैक्ट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब इनके द्वारा गुजरात को जीता गया था, इसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, कहां पर है, आगरा में है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। यदि आपसे पूछता है कि अकबर की कब्र कहां पर है, तो याद रखना है आपको आगरा में है, कहां पर है, आगरा में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, ये दोनों किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। और यदि आपसे पूछता है कि आगरा का जो लाल किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो याद रखना है आपको औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न, एक और आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जितने भी यहां पर प्रश्न हैं बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को हो सके तो आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। चलिए यहां पर जो चौथा प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि राडार में किस प्रकार की तरंगें प्रयोग होती हैं। ऑप्शन ए है विद्युत तरंग है, बी कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग है, सी कह रहा है ध्वनि तरंग है, और डी कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राडार और सोनार, यहां पर आपको दो शब्द यहां पर समझना है, राडार और सोनार, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहले आंसर देख लेते हैं। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राडार में किस प्रकार की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए राडार की बात की गई है, तो यहां पर राडार में देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। और बात करते हैं देखिए सोनार की, तो सोनार में जो प्रयुक्त तरंगें होती हैं वो होती हैं ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और यदि ध्वनि तरंगों में भी बात करते हैं तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है सोनार में। अब देखिए यहां पर बात आती है कि जो सोनार हो गया और राडार, इनका प्रयोग क्या है, ठीक है, ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए जो सोनार होता है और राडार, ये इन दोनों का प्रयोग वस्तुओं की खोज के लिए किया जाता है। देखिए जो सोनार है इसकी मदद से क्या करते हैं कि पानी में या फिर समुद्र में देखिए जो भी वस्तु खो गई है उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जिसका देखिए सोनार का देखिए फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका उपयोग क्या है, जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो आपका
राडार है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग या फिर जिसमें हम रेडियो तरंग है, ठीक है, किसका रेडियो तरंग कहीं कहीं पर दिया होगा, रेडियो तरंगों का पूछ सकता है कि प्रयोग किसमें किया जाता है, तो राडार में किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने के लिए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, चलिए आपके सामने है 5वां प्रश्न। कुल देखिए यहाँ पर 38 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को यहाँ पर आंसर के साथ में जितने भी यहाँ पर विकल्प से संबंधित अपने ऑब्जेक्टिव से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे वो सभी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो 5वां यहाँ पर जो प्रश्न है देखिए कह रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है यहां पर बढ़ता है, बी कह रहा है कोई अंतर नहीं होता, सी कह रहा है कम हो जाता है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी किसी वस्तु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके कारण देखिए कोई भी वस्तु है मान लीजिए और इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब भी हम इसको गर्म करेंगे तो क्या करती है, फैलने का प्रयास करती है। जैसे ये वस्तु फैलेगी इसका मतलब है, देखिए जब भी कोई वस्तु फैलती है तो इसका मतलब है कि जो भी इसमें अणु परमाणु जो भी कण है वो क्या होते हैं, दूर दूर फैलते हैं, वो क्या है, दूर दूर होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और जब भी वो क्या है वस्तु सिकुड़ती है तो वो क्या होते हैं, इसके कारण पास पास आ जाते हैं। तो देखिए घनत्व क्या होता है पहले समझिएगा। जो घनत्व होता है, घनत्व का देखिए सीधा सीधा अर्थ होता है कि कोई वस्तु का घना जो भी एरिया है, ठीक है, घनेपन से है कि मतलब जो भी उसके कण है उसके घनेपन से है कि कितना घना है वो कण, ठीक है, वो कण कितने घने हैं, पास पास कितने हैं और कितने दूर दूर है, इसका मतलब होता है घनत्व। तो देखिए जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, फैलेगी। इसका मतलब है जो कण है वो दूर दूर जाएंगे और दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व कम होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 3 है, जो आपके पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो देखिए जो भी ठोस आपके पदार्थ होते हैं और गैस है और द्रव, देखिए तीनों, यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है तो वो होता है, सबसे ज्यादा घनत्व होता है ठोस का। और यदि आपसे पूछता है कि सबसे कम किसका होता है तो वो होता है गैस का, क्योंकि देखिए जो गैस के जो कण हैं वो सबसे दूर दूर होते हैं और ठोस के जो कण होते हैं वो सबसे पास पास होते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 6वां प्रश्न है आपके सामने और यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। यूपी का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न है यहां पर निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो यहां पर एक प्रश्न आपके सामने ये है, देखिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ठीक है, पूछ रहा है देखिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा कौन रहा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत, बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, सी है चौधरी चरण सिंह और डी है हेमवती नंदन बहुगुणा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक यहां पर देखिए मैं यहां पर आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं। एक तो है मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा है तो वो हो जाएंगे गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछता कि लगातार सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, लगातार मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, तो याद रखना है आपको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर लगातार सबसे अधिक समय तक रहे हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं। ऑप्शन ए है नोएडा, साहेबाबाद, बरेली व रामपुर, या फिर मंसूरपुर या नवाबगंज, और डी कह रहा है चुरकोटल्ला। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो देखिए जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है कहां पर है, अंडमान निकोबार। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप दोनों ही द्वीप समूह हैं। अब देखिए भारत में द्वीप समूह की बात करते हैं तो देखिए अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, केरल और तमिलनाडु ये आपके भारत के राज्य हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में देखिए केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य की बात करते हैं तो कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है कुछ। देखिए लक्षद्वीप से संबंधित यदि आपसे पूछता है कि कौन सा एक यहां पर
यहां पर यदि आपसे पूछता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यदि आपसे पूछता है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना है एंड्रोट। कौन सा है? एंड्रोट, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यदि आपसे पूछता है कि लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल है जो अलग करता है, तो याद रखना है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप का मिनी कोय है, लक्षद्वीप का जो मिनी कोय है उसको मालदीव से अलग करता है, याद रखिएगा। यदि अंडमान निकोबार की बात आती है कि अंडमान को निकोबार से अलग कौन सा चैनल करता है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यदि आपसे पूछता है कि तमिलनाडु या फिर भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है, तो याद रखना है आपको पाक जल संधि के हम रूप में हम जानते हैं, जो कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि है जो तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, ये सभी पॉइंट देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, आप नोट करते चलिएगा। चलिए 9वां प्रश्न है, यहां पर कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है होगेनक्कल, ठीक है, दूसरा है शिमला प्रपात या जोग प्रपात या फिर कोटालम प्रपात। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो जोग जलप्रपात है इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, या फिर जिसको हम गरसोप्पा, देखिए इसके 2 अलग अलग नाम है, 3 नाम है यहां पर। एक तो जोग जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात है और गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम है किसके? जोग जलप्रपात के, जो कावेरी नदी पर है। इसको आपको याद रखना है। होगेनक्कल की बात करते हैं तो होगेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर कावेरी नदी पर है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि आपसे पूछता है देखिए कोटालम जलप्रपात, तो देखिए जो कोटालम जलप्रपात है ये भी आपका तमिलनाडु में है। तो तीनों देखिए सभी ये जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिट्टाड़ नदी पर, देखिए कोटालम जलप्रपात है कहां पर है? चिट्टाड़ नदी पर, तमिलनाडु में है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था। निर्माण, देखिए पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, जिसको हम निर्माण बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है यहां पर श्रावस्ती, बी सारनाथ, कुशीनगर या फिर गढ़मुक्तेश्वर। देखिए कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, आपको बताना है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। देखिए जो महात्मा बुद्ध है इनका नाम की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का पहला जो नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो था सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा था, और पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम था बेटा शुद्धोधन। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, यदि इनकी जन्म की बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। और मृत्यु की बात करते हैं तो देखिए कुशीनगर में, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और देखिए यदि आपसे पूछता है कि देखिए इनके द्वारा प्रथम उपदेश कब दिया गया था, तो याद रखना है आपको 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इनके द्वारा यहां पर देखिए सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। ठीक है, चलिए ये सभी पॉइंट महात्मा बुद्ध से संबंधित थे। चलिए 11वां प्रश्न है यहां पर। देखिए कह रहा है कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए यहां पर बात आती है कि कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए कुल यहां पर 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए यहां पर विजय कुमार, समरेश जंग, मेजर ध्यानचंद,
और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यदि आपसे पूछता है कि देखिए अब यहां पर हम देख रहे हैं कुछ यहां पर इंपोर्टेंट, देखिए कौन कौन से यहां पर जो अन्य नाम दिए गए हैं। देखिए यदि पूछता है कि तोता ए हिंद किसको कहा जाता है, तो देखिए आमिर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। यदि पूछता है कि भारतीय मैकियावेली के नाम से किसको जानते हैं, चाणक्य को जानते हैं हम, भारतीय मैकियावेली के नाम से जानते हैं, और इनका अन्य नाम है कौटिल्य। इसके बाद बात आती है, कहता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट से कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए अगला है, देखिए कह रहा है कि WTO का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, उराग्वे में या फिर दोहा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, मैग्नीशियम एक अवयवी भाग है पॉलीराइजोबियम का, राइजोजोम्स का या फिर गुणसूत्र का, पर्णहरित का या फिर ये सभी। तो देखिए यहां पर सी ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसका है, पर्णहरित का। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहां स्थित है। ऑप्शन ए सिंध में, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो यहां पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहां पर है, सिंध में। देखिए गुजरात से संबंधित है लोथल जो एक हड़प्पाई स्थल है, कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड एमरी, बी कह रहा है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और डी कह रहा है एबी अलेक्जेंडर। तो देखिए 1946 में जो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, जिसके तहत हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। तो देखिए जो संविधान निर्माण के लिए इस कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, इसमें किसने भाग नहीं लिया था, वो थे लॉर्ड एमरी। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर इनके सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पतंजलि का संबंध किससे है। ऑप्शन ए वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन। तो देखिए पतंजलि थे, उनका कौन सा था, ऑप्शन डी यहां पर योग दर्शन से संबंधित। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल या फिर 1 मई को। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 19वां प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, थायराइड या फिर सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सेरिबेलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी थार एक्सप्रेस, डी कह रहा है लाइफलाइन एक्सप्रेस। देखिए भारत में सबसे तेज चलने वाली वर्तमान में गाड़ी कौन सी है, तो यहां पर शताब्दी एक्सप्रेस नहीं होगा, वो है आपकी T18, जिसको हम वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में हम जानते हैं। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कितनी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गाड़ी चलती है। तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली गाड़ी कौन सी है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली, ठीक है, डिब्रूगढ़ से यदि आपसे पूछता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है, वो है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये चलती है। ठीक है, तो यह है ऑप्शन बी यहां पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ऑप्शन ए है वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन बी है AN तिवारी, सी है सत्यानंद मिश्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वजाहत हबीबुल्ला। चलिए 22वां प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए भारत का
मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, बी कह रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और डी कह रहा है लोकसभा के द्वारा। तो देखिए वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यदि आपसे पूछता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। चलिए 23वां प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन ए परतदार चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी अजैव चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोयला है किससे? परतदार चट्टान, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो चट्टानें हैं वो आपकी 3 तरह की होती हैं, एक तो आग्नेय चट्टान जिसको हम प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, दूसरा है परतदार चट्टान जिसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो तीनों देखिए यहां पर इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है, कह रहा है कोटोपैक्सी कहां स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इक्वाडोर। तो देखिए ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी पर्वत है, कहां पर है? इक्वाडोर में। चलिए अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या फिर ऑक्सीकारक। तो देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोला जाता है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें ए और बी कोई पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और मिलकर बनाते हैं ये बी। तो देखिए जो भी पदार्थ है जो भाग ले रहे हैं उनको बोलते हैं अभिकारक और जो प्राप्त होता है उनको बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 26वां प्रश्न है, कह रहा सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, हैदराबाद या फिर जयपुर या लखनऊ। तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारका, पुतली, लेंस या फिर पक्षमावी पेशियां। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, परितारका। देखिए जो आइरिस होता है वो क्या करता है? आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? कह रहा है एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा है वो कैसा है? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आपसे देखिए जो पूछता है कि ये कितने भागों में बटा होता है, जैसे त्रिस्तरीय है तो देखिए होता है आपका जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और ग्रामीण स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, जिसको हम त्रिस्तरीय ढांचा बोलते हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू है। चलिए अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न कह रहा गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो मथुरा हो गया, कौशाम्बी और प्रयाग, तीनों यहां पर आपके नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? कह रहा आयन मंडल में, वर्हिन मंडल में, यहां पर क्षोभ मंडल है, क्षमा मंडल नहीं, क्षोभ मंडल में, और डी है समताप मंडल में। तो देखिए जो ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल में। देखिए यदि आपसे पूछता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं तो वो होती हैं क्षोभ मंडल में। देखिए चाहे वो वर्षा हो गया, गर्मी हो गया, ठीक है, ये सभी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये या तो क्लोराइड होंगे या फिर सल्फेट होंगे। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसार उत्सव, जो लोसार उत्सव है मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। केरल की बात करते हैं तो ओणम त्योहार, यदि पूछता है ओणम कहां पर मनाया जाता है तो मनाया जाता है केरल में। नागालैंड की बात करते हैं तो देखिए नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल
हॉर्नबिल त्योहार, ठीक है, हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। चलिए अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, कह रहा है शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शन ए चैत्र, भाद्रपद या फिर माघ या फिर वैशाख। तो देखिए जो शक कैलेंडर है, देखिए शक कैलेंडर का जो पहला महीना है वो होता है चैत्र। जो शक कैलेंडर है, शक योग पर आधारित ये कैलेंडर को 22 मार्च 1957, देखिए यदि पूछता है कि जो शक कैलेंडर है इसको कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखिए यदि आपसे पूछता है कि शक कैलेंडर का किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखना है आपको कुषाण वंश के राजा एक हुए थे जिनको हम कनिष्क के रूप में जानते हैं। किसको? कनिष्क, जिनका नाम था कनिष्क के द्वारा इसको जो शक कैलेंडर है इसका निर्माण किया गया था, इनके द्वारा चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, अंडमान या फिर स्कॉटलैंड या फिर अन्य। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, जिस पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी निवास करती है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, कह रहा अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़ या फिर सारनाथ। तो देखिए ऑप्शन यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फुटबॉल। तो देखिए क्रिकेट, यहां पर ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए हॉकी की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपकी हॉकी से संबंधित। पोलो की बात करते हैं तो एजार कप नोट कर लीजिएगा, एजार कप का संबंध है किससे, पोलो से। क्रिकेट से संबंधित ईरानी कप हो गया। इसके बाद देखिए रणजी ट्रॉफी यदि आपसे पूछता है तो क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप। चलिए अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि रिक्टर स्केल, जिसको हम रिक्टर स्केल के भी नाम से भी जानते हैं, कह रहा है किसके नापने में प्रयोग होता है। भूकंप की तीव्रता या फिर वायु की गति, समुद्र की गहराई या फिर शरीर का ताप मापने में। तो देखिए जो रिक्टर स्केल होती है इसको हम किस में प्रयोग लेते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो यदि आपसे पूछता है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो आपको याद रखना है यंत्र का नाम है सीस्मोग्राफ यंत्र, ठीक है, सीस्मोग्राफ यंत्र से नापी जाती है। इस यंत्र में देखिए 3 यहाँ पर पैमाने होते हैं, जिसमें पहला होता है रोसीफेरल, क्या होता है रोसीफेरल, दूसरा होता है मर्केली, और जो तीसरा पैमाना होता है वो होता है रिक्टर पैमाना, जिसपे हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है और आपका ये लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है कूटपाद, बी है कोशिका मोह, सी है सीलिया के द्वारा या फिर डी कह रहा है गुदा द्वार के द्वारा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अमीबा के द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा किया जाता है, और इस विधि को बोला जाता है पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है यहां से प्रश्न, तो याद रखना आपको पिनोसाइटोसिस बोला जाता है कूटपाद के द्वारा भोजन अंतर ग्रहण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न, चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आपको ये सभी प्रश्न उपलब्ध हो जाएंगे, साथ में इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।